बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। रात के 11 बज चुके थे। कमरे में अंधेरा था और आरव अकेला बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वह और एक लड़की मुस्कुरा रहे थे। उस लड़की का नाम था नैना। वही नैना जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वही नैना जिसने एक दिन अचानक उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लिया था। 3 साल बीत चुके थे। 3 साल। लेकिन आरव आज भी उसे नहीं भूल पाया था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने अनमने मन से फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। मैसेज देखकर उसके हाथ कांपने लगे। यह मैसेज नैना का था। 3 साल बाद पहली बार आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत मैसेज खोला, लेकिन अंदर सिर्फ एक फोटो थी, एक शादी का कार्ड। आरव की आंखें फैल गईं। कार्ड पर लिखा था, नैना की शादी, और नीचे तारीख, सिर्फ 7 दिन बाद। जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसकी सांसें भारी होने लगीं। 3 साल तक उसने हर दिन उसका इंतजार किया था। हर जन्मदिन पर, हर त्योहार पर, हर रात सोने से पहले। उसे यकीन था कि एक दिन नैना वापस आएगी। लेकिन आज उसने शादी का कार्ड भेज दिया था। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार कार्ड को देखता रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे। अगर नैना उससे प्यार करती थी, तो उसे छोड़कर क्यों चली गई? अगर प्यार नहीं करती थी, तो फिर उसके साथ इतने सपने क्यों देखे? सुबह होने तक आरव ने एक फैसला कर लिया। वह शादी में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे जवाब चाहिए था। 7 दिन बाद शादी का दिन आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। होटल किसी महल की तरह सजाया गया था। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन आरव के दिल में तूफान चल रहा था। वह धीरे धीरे अंदर पहुंचा। उसकी नजर हर तरफ नैना को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर स्टेज पर पड़ी। लाल जोड़े में बैठी नैना बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें बार बार भीड़ में किसी को खोज रही थीं। अचानक उसकी नजर आरव पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे थम गया। 3 साल की दूरी एक नजर में सिमट गई। लेकिन अगले ही पल नैना ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जैसे वह उसे पहचानती ही न हो। आरव का दिल टूट गया। वह वहां से निकलने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम आरव हो? आरव ने मुड़कर देखा। करीब 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा था। जी। बुजुर्ग ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। यह तुम्हारे लिए है। किसने भेजा? बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नैना ने। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। खत के ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो, तो शायद मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी धड़कनें रुक सी गईं। वह तेजी से खत खोलने लगा। लेकिन तभी शादी के हॉल के अंदर अचानक चीखने की आवाज गूंजी। लोग भागने लगे। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। और अगले ही पल स्टेज पर बैठी नैना अचानक जमीन पर गिर पड़ी।
पूरा हॉल सन्न रह गया। आरव के हाथ से खत नीचे गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले नैना को संभाले या उस खत में छुपे सच को पढ़े। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस खत में लिखा एक राज अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। शादी के हॉल में अफरा-तफरी मच चुकी थी। लोग इधर-उधर भाग रहे थे। कुछ लोग नैना के पास पहुंच चुके थे। डॉक्टरों को बुलाया जा रहा था, लेकिन आरव वहीं खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी नजर जमीन पर गिरे उस खत पर टिक गई। वह तेजी से झुका और खत उठा लिया। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से खत खोला। अंदर नैना की लिखावट थी, वही लिखावट जिसे वह हजारों बार पहचान सकता था। खत की शुरुआत थी, प्रिय आरव, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन तुम्हारी नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते होगे। तुम सोचते होगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा प्यार छोड़ दिया। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा डरावना है। आरव की आंखें भर आईं। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। 3 साल पहले जिस दिन मैं तुमसे दूर हुई थी, उसी दिन मुझे एक ऐसा सच पता चला था जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे दिल में एक गंभीर बीमारी है। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं तुम्हें अपने साथ टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो क्या नैना ने उसे धोखा नहीं दिया था? क्या वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी? लेकिन तभी उसकी नजर अगले पैराग्राफ पर गई, और वहां जो लिखा था उसे पढ़कर उसकी सांसें रुक गई। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल वजह कोई बीमारी नहीं थी। असल वजह एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उस इंसान का नाम। अचानक खत का वह हिस्सा फटा हुआ था। नाम गायब था। आरव हैरान रह गया। किसने फाड़ा था वह हिस्सा, और क्यों? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी। वह नैना की सबसे अच्छी दोस्त थी, रिया। रिया की आंखें लाल थीं। वह रो रही थी। आरव, हमें बात करनी होगी अभी। दोनों जल्दी से होटल के एक खाली कमरे में पहुंचे। दरवाजा बंद होते ही रिया ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों? रिया ने घबराकर चारों तरफ देखा। क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम यहां हो, तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। आरव का दिल बैठ गया। कौन? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, विक्रम, नैना का होने वाला पति। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम वह इंसान नहीं है जो दिखता है। 3 साल पहले उसी ने नैना को मजबूर किया था कि वह तुमसे रिश्ता तोड़ दे। उसने धमकी दी थी कि अगर नैना तुम्हारे साथ रही तो वह तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। आरव का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। और नैना ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रिया की आवाज कांप गई। क्योंकि विक्रम बहुत ताकतवर है। उसके पास पैसा है, लोग हैं, और ऐसे राज हैं जिनकी वजह से कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। आरव को अब सब समझ आने लगा था।
नैना ने उसे छोड़ा नहीं था, उसे बचाया था। लेकिन तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ गया। आरव ने दरवाजे की ओर देखा। धीरे धीरे हैंडल घूमने लगा। किसी ने बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। रिया फुसफुसाई, अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अगले ही पल दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया और सामने खड़ा था विक्रम। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसे देखकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह मुस्कान किसी दूल्हे की नहीं, एक खतरनाक खिलाड़ी की थी, जिसके हाथ में अभी भी कई ऐसे राज थे जो किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकते थे। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल चुका था। सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान को देखकर नहीं, बल्कि उसे अपने जाल में फंसा देखकर आती है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। रिया डर से कांप रही थी। आरव की मुट्ठियां भींची हुई थी। विक्रम धीरे धीरे अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया, फिर बिना कुछ कहे एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तो आखिरकार तुम आ ही गए, आरव। आरव चौंक गया। तुम मेरा नाम जानते हो? विक्रम हंस पड़ा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं, इतना जितना शायद तुम खुद भी नहीं जानते। रिया घबराकर बोली, विक्रम, हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरें सिर्फ आरव पर थी। तुम जानना चाहते हो ना कि नैना ने तुम्हें क्यों छोड़ा था? आरव गुस्से से बोला, मुझे सब पता चल चुका है। तुमने उसे मजबूर किया था। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। नहीं आरव, तुम्हें अभी सिर्फ आधा सच पता है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। पूरा सच क्या है? विक्रम कुर्सी से उठा। वह खिड़की के पास गया। कुछ पल बाहर देखने के बाद बोला, 3 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक ऐसा हादसा जिसने 4 लोगों की जिंदगी बदल दी। आरव ध्यान से सुनने लगा। उस रात तुम्हारे पिता और नैना के पिता एक साथ थे। आरव की सांस अटक गई। क्या मतलब? विक्रम धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उस रात एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कौन था वो? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मेरा बड़ा भाई। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया भी स्तब्ध रह गई। क्या? विक्रम की आंखों में अचानक दर्द झलकने लगा। मेरा भाई उस रात जिंदा बच सकता था, अगर समय पर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता। लेकिन तुम्हारे पिता और नैना के पिता वहां से भाग गए। उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और अगले दिन पूरा मामला दबा दिया गया। आरव को यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिता ऐसा कर सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं था। लेकिन विक्रम की आंखों में जो दर्द था, वह झूठ जैसा नहीं लग रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, आरव चिल्लाया। विक्रम हंसा नहीं। इस बार उसका चेहरा गंभीर था। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, फिर एक अखबार की कटिंग। दोनों चीजें आरव के सामने रख दी। आरव के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में उसके पिता और नैना के पिता साफ दिखाई दे रहे थे।
और अखबार की खबर में उसी रात के हादसे का जिक्र था। उसका सिर घूमने लगा। क्या यह सच था या फिर कोई बहुत बड़ा खेल? तभी अचानक कमरे का दरवाजा फिर से खुला। इस बार अंदर नैना आई। वह अभी भी कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था। सीधा विक्रम की तरफ देखते हुए उसने कहा, बस करो विक्रम, अब और झूठ मत बोलो। विक्रम का चेहरा बदल गया। नैना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नैना ने सिर हिलाया। तुम सच का सिर्फ वही हिस्सा बताते हो जिससे तुम खुद को बेगुनाह साबित कर सको। आरव हैरान था। एक तरफ विक्रम, दूसरी तरफ नैना, दोनों एक दूसरे को झूठा कह रहे थे। लेकिन सच कौन बोल रहा था? नैना ने कांपती आवाज में कहा, आरव, अगर तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। विक्रम अचानक चिल्लाया। नहीं। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह वहां पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहां जाना था? ऐसी कौन सी जगह थी जहां पूरी सच्चाई छुपी हुई थी? और विक्रम उसे वहां जाने से रोक क्यों रहा था? अगले ही पल नैना ने अपने पर्स से एक छोटी सी चाबी निकाली और आरव के हाथ में रख दी। फिर धीरे से बोली, इस चाबी से शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के लॉकर नंबर 307 को खोलना। वहीं तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन तभी होटल की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। और उसी अंधेरे में किसी ने आरव के हाथ से वह चाबी छीन ली। पूरा होटल अंधेरे में डूब चुका था। चारों तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थी। कोई मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रहा था, कोई बाहर की ओर भाग रहा था। लेकिन आरव के लिए दुनिया जैसे रुक गई थी, क्योंकि अभी अभी किसी ने उसके हाथ से वह चाबी छीन ली थी। वही चाबी जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोलने वाली थी। मेरी चाबी, आरव जोर से चिल्लाया। लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नैना भीड़ में कहीं खो चुकी थी। रिया का भी पता नहीं था। और विक्रम, वह भी गायब था। कुछ मिनट बाद बिजली वापस आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाबी गायब थी और उसके साथ शायद सच तक पहुंचने का रास्ता भी। तभी आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने तुरंत मैसेज खोला। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो रात 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचो, अकेले। नीचे एक फोटो लगी थी। आरव का दिल बैठ गया। फोटो में वही चाबी थी। मतलब जिसने चाबी चुराई थी उसी ने मैसेज भेजा था। लेकिन वह कौन था? रात धीरे धीरे बीतने लगी। घड़ी ने 11:45 बजाए। आरव अपनी कार लेकर पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। यह स्टेशन पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन आज उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर सवालों का तूफान था। कुछ देर बाद वह स्टेशन पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। पुरानी टूटी हुई इमारत, जंग लगे बोर्ड और हवा की डरावनी आवाज। तभी उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक परछाई दिखाई दी।
वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, रिया थी। रिया? रिया की आंखें डरी हुई थी। उसने तुरंत चाबी आरव को थमा दी। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या हो रहा है? रिया ने घबराकर पीछे देखा, फिर बोली, विक्रम को सब पता चल चुका है, वह भी यहां आ रहा है। आरव ने चाबी कसकर पकड़ ली। दोनों स्टेशन के अंदर बने पुराने लॉकर रूम की ओर दौड़े। वहां सैकड़ों जंग लगे लॉकर लगे हुए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक नंबर चाहिए था, 307। कुछ मिनटों की तलाश के बाद उन्हें लॉकर मिल गया। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी ताले में डाली और धीरे धीरे घुमाई। क्लिक, ताला खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर लॉकर खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक पेन ड्राइव और एक फोटो रखी थी। आरव ने फोटो उठाई। उसे देखते ही उसकी सांस रुक गई। फोटो में 3 लोग खड़े थे। उसके पिता, नैना के पिता और विक्रम का बड़ा भाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तीनों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। आरव का सिर घूमने लगा। अगर वे दोस्त थे, तो फिर दुश्मनी कैसे शुरू हुई? तभी रिया ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगी है तो समझो मेरी जान खतरे में है। नीचे हस्ताक्षर थे, विक्रम के बड़े भाई करण। दोनों ने तेजी से पढ़ना शुरू किया। डायरी में जो लिखा था वह सब कुछ बदल देने वाला था। करण ने लिखा था कि उसका एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, उसे मारने की कोशिश की गई थी, और उस कोशिश के पीछे एक ऐसा नाम था जिस पर किसी को शक तक नहीं था। आरव और रिया अगले पन्ने पर पहुंचे, लेकिन तभी स्टेशन के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो आ गया। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। करीब 10 काली गाड़ियां स्टेशन के बाहर खड़ी थी। उनमें से कई लोग उतर रहे थे, और सबसे आगे विक्रम खड़ा था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। तभी आरव की नजर डायरी के अगले पन्ने पर गई। वहां जो नाम लिखा था, उसे पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि करण को मारने की साजिश न तो उसके पिता ने रची थी, न नैना के पिता ने, बल्कि उस साजिश के पीछे कोई ऐसा था जिसे आरव बचपन से अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानता आया था। और वह नाम देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें डायरी के उस पन्ने पर जमी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो नाम उसने पढ़ा है वह सच हो सकता है। रिया बेचैन होकर बोली, क्या लिखा है? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। फिर उसने धीरे से कहा, करण पर हमला करवाने वाला मेरे पापा नहीं थे, नैना के पापा भी नहीं, बल्कि उसने डायरी रिया की ओर बढ़ा दी। रिया ने नाम पढ़ा, और अगले ही पल उसकी आंखें भी फैल गईं। डायरी में लिखा था, महेश चौहान। महेश चौहान, आरव का चाचा, वह इंसान जिसने बचपन से उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया था।
जिसने उसके हर मुश्किल समय में साथ दिया था। रिया फुसफुसाई, ये कैसे हो सकता है? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। करीब 3 साल पहले जब करण की मौत हुई थी, उसी समय महेश चाचा अचानक बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने नया बंगला खरीदा था, नया बिजनेस शुरू किया था। तब किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। धड़ाम! स्टेशन का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया गया था। विक्रम के आदमी अंदर घुस चुके थे। रिया घबराकर बोली, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन आरव की नजर पेन ड्राइव पर थी। नहीं, पहले इसमें क्या है यह देखना होगा। कमरे के कोने में एक पुराना कंप्यूटर पड़ा था। शायद स्टेशन के बंद होने के बाद भी किसी ने उसे नहीं हटाया था। आरव ने जल्दी से पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल दिखाई दी। वीडियो की तारीख 3 साल पुरानी थी। उसने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर करण दिखाई दिया। उसका चेहरा घायल था। सांसें तेज चल रही थी। वह कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। आरव और रिया सांस रोककर सुनने लगे। करण बोला, मुझ पर हमला हुआ है और हमला करवाने वाला इंसान महेश चौहान है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। करण ने आगे कहा, महेश सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहता था, वह मेरे 2 दोस्तों को भी रास्ते से हटाना चाहता था, राजेश और संजय को, यानी आरव के पिता और नैना के पिता, क्योंकि हमारे पास उसके करोड़ों रुपए के घोटाले के सबूत थे। आरव की आंखें फैल गईं। महेश चाचा, घोटाला? उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी वीडियो में करण ने एक फाइल दिखाई। सारे सबूत मैंने एक सुरक्षित जगह छुपा दिए हैं। अगर यह वीडियो किसी के हाथ लगे तो उन सबूतों को पुलिस तक जरूर पहुंचाना। वीडियो अचानक बंद हो गया और उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आरव और रिया ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। उसके साथ कई आदमी थे। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह शांत था, बहुत ज्यादा शांत। विक्रम धीरे धीरे अंदर आया। फिर बोला, आखिरकार तुम सच तक पहुंच ही गए। आरव गुस्से से चिल्लाया, तो तुम यह सब जानते थे? विक्रम ने सिर हिलाया। हां, 3 साल से मैं अपने भाई के लिए न्याय चाहता था। आरव ने पूछा, तो फिर नैना को क्यों परेशान किया? विक्रम कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे पिता भी इसमें शामिल थे। मैं गलत था। रिया ने हैरानी से पूछा, तो अब क्या? विक्रम ने जवाब दिया, अब हमें महेश चौहान तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी आरव का फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक कमजोर आवाज आई। वह आवाज सुनकर आरव का दिल बैठ गया, क्योंकि वह नैना थी। वह रो रही थी और उसके पीछे किसी आदमी की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। नैना कांपती आवाज में बोली, आरव, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है और अगर तुम अगले 1 घंटे में नहीं पहुंचे
तो मैं शायद तुम्हें फिर कभी दिखाई नहीं दूंगी। कॉल अचानक कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कॉल कटने से ठीक पहले आरव ने जिस आदमी की आवाज सुनी थी, वह आवाज उसे बहुत अच्छी तरह पहचान में आ गई थी, क्योंकि वह आवाज महेश चौहान की थी। फोन कट चुका था, लेकिन नैना की कांपती हुई आवाज अभी भी आरव के कानों में गूंज रही थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। महेश चौहान सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह नैना की जान के पीछे भी पड़ चुका था। विक्रम ने तुरंत पूछा, कॉल ट्रेस हुई? उसके एक आदमी ने मोबाइल स्क्रीन देखते हुए कहा, लोकेशन मिली है, शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, पुरानी चौहान शुगर मिल। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। महेश वहीं छिपेगा? रिया ने हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता? विक्रम ने गहरी सांस ली, क्योंकि वही उसकी पहली फैक्ट्री थी और उसके सारे काले राज उसी जगह से शुरू हुए थे। समय बहुत कम था। आरव, विक्रम और रिया तुरंत गाड़ियों में बैठ गए। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। लगभग 45 मिनट बाद वे पुरानी शुगर मिल के बाहर पहुंच गए। वह जगह किसी भूतिया इमारत जैसी लग रही थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। लेकिन तभी आरव की नजर ऊपर गई। एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। नैना वही है। वह बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। विक्रम और बाकी लोग उसके पीछे भागे। मिल के अंदर अंधेरा था। हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। अचानक उन्हें किसी लड़की की चीख सुनाई दी। आरव! यह नैना थी। आरव आवाज की दिशा में भागा। एक बड़े हॉल में पहुंचते ही उसका दिल रुक गया। नैना एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे, लेकिन वह जिंदा थी। आरव उसकी ओर दौड़ने ही वाला था कि एक भारी आवाज गूंजी। एक कदम और आगे बढ़े तो पछताओगे। अंधेरे से महेश चौहान बाहर आया। उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसे किसी चीज का डर ही न हो। महेश हंसने लगा। आखिरकार तुम यहां पहुंच ही गए, आरव। आरव गुस्से से बोला, नैना को छोड़ दो। महेश ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। विक्रम आगे बढ़ा। तुमने मेरे भाई को मरवाया। महेश ने उसकी तरफ देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा जानता था, और जो लोग ज्यादा जान लेते हैं वे ज्यादा दिन नहीं जीते। हॉल में सन्नाटा छा गया। महेश अब सब कुछ स्वीकार कर रहा था। वह आगे बोला, लेकिन तुम्हारा भाई अकेला नहीं था। राजेश और संजय भी मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें भी चुप कराना पड़ा। आरव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? महेश मुस्कुराया। मतलब यह कि तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता की मौत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। कम से कम उसे यही बताया गया था। लेकिन अब सच्चाई कुछ और थी। महेश धीरे धीरे बोला, वह दुर्घटना मैंने करवाई थी।
आरव की आंखों में आंसू आ गए। गुस्सा, दर्द और नफरत सब एक साथ उमड़ पड़े। लेकिन तभी नैना जोर से चिल्लाई, आरव, पीछे देखो। आरव पलटा और अगले ही पल ऊपर की पुरानी लोहे की सीढ़ी टूटकर उसकी तरफ गिरने लगी। सब कुछ सेकंड में हुआ। आरव बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। धड़ाम! लोहे का भारी ढांचा नीचे आ गिरा। पूरा हॉल धूल से भर गया। जब धूल छंटी तो आरव की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई थी वह खुद उस मलबे के नीचे दब चुका था। और वह इंसान था विक्रम। विक्रम बुरी तरह घायल था। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने मुश्किल से आंखें खोली और आरव से कहा, मेरे भाई के लिए न्याय लेकर आना। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। महेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। क्योंकि उसी समय मिल के बाहर पुलिस की सायरनों की आवाज गूंज उठी और महेश चौहान पहली बार डरता हुआ दिखाई दिया। पूरी शुगर मिल पुलिस की सायरनों से गूंज रही थी। बाहर से दर्जनों पुलिस वाहन अंदर घुस चुके थे। महेश चौहान के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस आदमी ने सालों तक दूसरों को डराया था, आज वही डर के साए में खड़ा था। लेकिन वह इतना आसान खिलाड़ी नहीं था। उसने तेजी से नैना को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर एक धारदार चाकू रख दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। पुलिस भी रुक गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे छोड़ दो। महेश हंस पड़ा। मैं हार सकता हूं, लेकिन अकेला नहीं हारूंगा। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। वह सिर्फ आरव को देख रही थी, जैसे कह रही हो, इस बार पीछे मत हटना। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। महेश, खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है। महेश जोर से हंसा। सबूत? कोर्ट में सिर्फ सबूत नहीं, गवाह भी चाहिए होते हैं। फिर उसने विक्रम की ओर देखा, जो अभी भी घायल अवस्था में पड़ा था। और तुम्हारा सबसे बड़ा गवाह तो शायद बचने वाला भी नहीं है। लेकिन तभी एक कमजोर आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, मैं अभी जिंदा हूं। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोली थी। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। मैं गवाही दूंगा। महेश का चेहरा सख्त हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। तभी रिया दौड़ती हुई अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। आरव, मुझे मिल गया। आरव हैरान रह गया। रिया ने फाइल खोली। उसमें बैंक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी पेपर और कई दस्तावेज थे। यही वो सबूत थे जिनकी वजह से करण की जान गई थी। महेश की करोड़ों की धोखाधड़ी का पूरा रिकॉर्ड। रिया बोली, ये सबूत करण ने छुपाए थे और मरने से पहले उनकी लोकेशन डायरी में कोड के रूप में लिखी थी। अब महेश पूरी तरह घिर चुका था। लेकिन तभी उसने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने नैना को धक्का दिया और खुद पीछे की ओर भागा। पुरानी मिल के पीछे एक संकरा रास्ता था। वह पूरी ताकत से दौड़ने लगा।
आरव भी उसके पीछे भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। दोनों मिल की छत पर पहुंच गए। नीचे गहरी खाई थी। महेश अब पूरी तरह घिर चुका था। पीछे पुलिस, सामने आरव। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर महेश बोला, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? आरव ने जवाब दिया, नहीं, सच जीत गया है। महेश की आंखों में पहली बार हार दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान। फिर बोला, तुम अभी भी पूरा सच नहीं जानते। आरव चौंक गया। क्या मतलब? महेश ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। बारिश में भीगती हुई वह फोटो सीधे आरव के पैरों के पास आ गिरी। आरव ने फोटो उठाई और उसे देखते ही उसका दिल रुक सा गया। फोटो में एक छोटा बच्चा था। उसके साथ करण खड़ा था और फोटो के पीछे लिखा था, मेरे बेटे के साथ करण। आरव की सांसें अटक गई। बेटा, महेश हंस पड़ा और फिर वह बात कही जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। करण सिर्फ विक्रम का भाई नहीं था, वह तुम्हारा असली पिता था। बारिश और तेज हो गई। आरव को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की दुनिया टूट गई हो। अगर यह सच था तो उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बनी थी। लेकिन क्या महेश सच बोल रहा था, या मरने से पहले एक आखिरी चाल चल रहा था? इस सवाल का जवाब उस फोटो के पीछे छुपा था। बारिश लगातार बरस रही थी। शुगर मिल की छत पर खड़े आरव के हाथ में वह पुरानी फोटो कांप रही थी। उसकी नजर बार बार फोटो पर लिखे शब्दों पर जा रही थी, मेरे बेटे के साथ करण। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। महेश चौहान कुछ कदम दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने आखिरी बार कर दिया हो। आरव ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, झूठ बोल रहे हो तुम? महेश हंसा, मरने से पहले झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें सच जानना ही है तो अपनी मां से पूछ लेना। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। लेकिन उसी समय पुलिस छत पर पहुंच गई। महेश अब चारों तरफ से घिर चुका था। इंस्पेक्टर ने कहा, महेश चौहान, तुम गिरफ्तार हो। कुछ सेकंड तक महेश चुप रहा। फिर उसने नीचे गहरी खाई की तरफ देखा और अचानक वह रेलिंग पर चढ़ गया। सब चौंक गए। रुको! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महेश ने एक आखिरी बार आरव की तरफ देखा और बोला, सच से भागना मत। अगले ही पल वह नीचे कूद गया। पूरा माहौल सन्न रह गया। महेश चौहान की कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन आरव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या करण सचमुच उसका असली पिता था? 2 दिन बाद आरव अपनी मां के घर पहुंचा। वह घर जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसकी मां सविता उसे देखकर खुश हुई, लेकिन आरव के चेहरे की गंभीरता देखकर उनका चेहरा उतर गया। क्या बात है बेटा? आरव ने बिना कुछ कहे वह फोटो उनके सामने रख दी। सविता के हाथ कांप उठे। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उसी पल आरव समझ गया कि महेश पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहा था। मां, सच क्या है? कुछ मिनट तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर सविता ने कांपती आवाज में कहा, आज तक मैंने यह राज किसी को नहीं बताया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सविता बोली,
करण तुम्हारे पिता थे। यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर मुझे यह बात कभी बताई क्यों नहीं? सविता रो पड़ी। क्योंकि करण की मौत के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। तुम बहुत छोटे थे। तब राजेश ने हमारा सहारा दिया। उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। आरव की दुनिया बदल चुकी थी। जिस इंसान को वह अपना पिता समझता था, वह उसका जैविक पिता नहीं था। लेकिन जिसने उसे पाला, वह भी उससे कम पिता नहीं था। सविता ने आगे कहा, राजेश और करण सबसे अच्छे दोस्त थे। करण की मौत के बाद उन्होंने वादा किया था कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आरव की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ गया था कि राजेश ने उसे इतना प्यार क्यों दिया। उसी शाम विक्रम अस्पताल में होश में आ गया। आरव और नैना उससे मिलने पहुंचे। विक्रम काफी कमजोर था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। आरव उसके पास बैठा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आरव बोला, करण मेरे पिता थे। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। तो तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों की नफरत, गलतफहमियां और दर्द एक पल में खत्म हो गए। लेकिन तभी नैना अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नैना! आरव घबरा गया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। कुछ देर जांच करने के बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आरव का दिल बैठ गया। क्यों? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसकी दिल की बीमारी अब बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतनी लड़ाइयों के बाद, इतने राज खुलने के बाद, क्या अब आरव अपनी मोहब्बत को खो देगा? या किस्मत उसके लिए एक और इम्तिहान लेकर आई थी? अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आरव खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे हर सेकंड टूट रहा था। कुछ देर पहले तक उसे लगा था कि सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। महेश चौहान पकड़ा जा चुका था। करण की सच्चाई सामने आ चुकी थी। विक्रम और उसके बीच की गलतफहमी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जिंदगी अभी भी उससे कुछ छीन लेना चाहती थी। नैना ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आरव अस्पताल की कुर्सी पर बैठा था। तभी एक नर्स उसके पास आई। क्या आप आरव हैं? जी। नर्स ने एक छोटा सा लिफाफा उसके हाथ में रखा। यह नैना ने आपके लिए छोड़ा था। आरव के हाथ फिर कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और वही परिचित लिखावट, नैना की। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय आरव, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर हूं और शायद डर भी रही हूं। लेकिन एक बात का डर अब नहीं है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आगे पढ़ने लगा। 3 साल पहले जब डॉक्टरों ने मेरी बीमारी के बारे में बताया था, तब मैंने फैसला किया था कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। हर जन्मदिन पर, हर बारिश में, हर रात सोने से पहले मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया।
आरव का गला भर आया। उसने खत को अपने सीने से लगा लिया। घंटे बीतते गए। ऑपरेशन जारी था। रिया, सविता और विक्रम भी अस्पताल पहुंच चुके थे। सभी की नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर थी। तभी दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सब लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे। आरव की सांसें थम गई। डॉक्टर, नैना कैसी है? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे। उनकी खामोशी ने सबको डरा दिया। फिर उन्होंने कहा, ऑपरेशन सफल रहा है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन यह शब्द सुनते ही सब फिर से घबरा गए। लेकिन क्या? डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2 दिन बाद अस्पताल का कमरा। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आरव पूरी रात नैना के पास बैठा रहा था। उसने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अचानक नैना की उंगलियां हल्की सी हिली। आरव तुरंत खड़ा हो गया। नैना? कुछ सेकंड बाद नैना ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजर सबसे पहले आरव पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। तुम वापस आ गई, नैना ने कमजोर आवाज में कहा। मैंने कहा था ना, तुम्हें छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। दोनों हंस पड़े और रो भी पड़े एक साथ। कुछ हफ्ते बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। महेश चौहान के सारे अपराध अदालत में साबित हो चुके थे। करण को इंसाफ मिल चुका था। राजेश की बेगुनाही भी साबित हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, आरव और नैना फिर से साथ थे। उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन किस्मत अभी आखिरी पन्ना लिखना बाकी रखी थी। क्योंकि उसी रात आरव को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, पुरानी, धुंधली, और उस फोटो में करण के साथ एक और आदमी खड़ा था, जिसे देखकर आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। क्योंकि वह आदमी अभी भी जिंदा था और फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, महेश चौहान कहानी का अंत नहीं था। रात के 2 बजे थे। पूरा घर शांत था। लेकिन आरव की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर वही पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में करण के साथ खड़ा एक आदमी और नीचे लिखा था, महेश चौहान कहानी का अंत नहीं था। आरव ने तस्वीर को कई बार जूम करके देखा और फिर अचानक उसे कुछ याद आया। यह चेहरा उसने पहले भी देखा था, बहुत साल पहले, अपने बचपन में। लेकिन कहां? उसे याद नहीं आ रहा था। तभी उसका फोन फिर बजा। उसी अनजान नंबर से कॉल थी। आरव ने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अगर अपने पिता करण के बारे में पूरी सच्चाई जाननी है तो कल सुबह 10 बजे पुरानी झील के किनारे आ जाना, अकेले। कॉल कट गई। अगली सुबह आरव झील के किनारे पहुंचा। हल्की धुंध छाई हुई थी। वह इधर उधर देखने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। वह करीब आया और बोला, तुम आरव हो? जी। बुजुर्ग ने बैग उसके हाथ में दे दिया।
यह करण ने मेरे पास छोड़ा था। अगर कभी उसके बेटे तक पहुंचने का मौका मिले तो उसे दे देना। आरव की सांसें रुक गई। आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। करण का दोस्त। इतना कहकर वे चले गए। आरव ने बैग खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे, एक डायरी और एक वीडियो कैसेट। घर पहुंचकर उसने वीडियो को डिजिटल करवाया, फिर वीडियो चलाया। स्क्रीन पर करण दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। अगर मेरा बेटा यह वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब मैं उसके साथ नहीं हूं। आरव की आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब वह अपने असली पिता को इस तरह देख रहा था। करण ने आगे कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं होती, सच होता है। और सबसे बड़ी कमजोरी नफरत। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हें मेरे साथ हुए अन्याय के बारे में पता चल चुका होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बदला मत लेना, बस सच का साथ देना। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर करण ने आखिरी बात कही, और एक बात, तुम्हारी मां से कहना, मैंने उनसे आखिरी सांस तक प्यार किया। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ महीने बाद नैना पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। विक्रम ने अपने भाई करण के नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया जो जरूरतमंद बच्चों की मदद करता था। रिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। और आरव, उसने करण और राजेश दोनों की याद में एक फाउंडेशन बनाया, क्योंकि अब वह समझ चुका था, एक पिता वह होता है जो जन्म देता है, लेकिन एक पिता वह भी होता है जो हर मुश्किल में आपका हाथ थामे रखता है। 1 साल बाद एक छोटी सी पहाड़ी पर सूरज डूब रहा था। वही जगह जहां कभी आरव और नैना ने अपने सपने देखे थे। आज दोनों फिर वहीं खड़े थे। नैना मुस्कुराकर बोली, अगर उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाती तो शायद हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाते। आरव हंस पड़ा, और अगर तुम वापस नहीं आती तो मेरी जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। दोनों कुछ देर तक डूबते सूरज को देखते रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, अब कोई राज बाकी है? नैना मुस्कुराई, नहीं, अब सिर्फ हमारा भविष्य बाकी है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। आसमान सुनहरा हो चुका था। और वर्षों की जुदाई, दर्द, धोखा, आंसू और संघर्ष के बाद 2 दिल आखिरकार एक हो चुके थे। कुछ प्रेम कहानियां किस्मत लिखती हैं, कुछ लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार, सच और विश्वास अगर साथ हो तो हर अंधेरा एक दिन खत्म हो जाता है।